ध्यानशाला का आज 5वां दिन है। बीती रात ठंड खूब सारी बढ़ गई। तो रात में ठंड की वजह से कुत्ते भी कम भौंके हैं आज। अब पहाड़ पर खूब तेज धूप है इस समय, लेकिन बर्फ भी जरूर कुछ पड़ी है। मेरे ठीक सामने आंवले का एक फलों से लदा हुआ वृक्ष है और कुछ सफेद तितलियां इधर उधर फूलों पे मंडरा रही हैं। एक हरा टिड्डा सामने बैठा हुआ है। वाहनों के आवाजाही की ध्वनि है। पंछियों का कलरव कान तक नहीं पहुंच पा रहा है। दिन के कोलाहल में उनका गीत डूबा हुआ है। छोटी सी एक कविता। यहां दर्दों के अंधड़ हैं, यहां दर्दों के अंधड़ हैं, खुद को दवा का झोंका बनाया जाए। यहां दर्दों के अंधड़ हैं, खुद को दवा का झोंका बनाया जाए। क्षितिज तक फैली हैं बस्तियां तपती रेत की, क्षितिज तक फैली हैं बस्तियां तपती रेत की। किसी रेत के टीले को तो दरख्त हो जीने का ख्याल आ जाए। किसी रेत के टीले को तो दरख्त हो जीने का ख्याल आ जाए। बातों से भला क्या होता, बातों से भला क्या होता जो दिन रात होती है। बातों से भला क्या होता जो दिन रात होती है। खारे समंदर में लहरों की मीठा होना समंदर का। खारे समंदर में लहरों की। बातों से भला क्या होता जो दिन रात होती हैं खारे समंदर में लहरों की। बातों से भला क्या होता जो दिन रात होती हैं खारे समंदर में लहरों की। मीठा होना समंदर का इतना भी मुश्किल नहीं गर। मीठा होना समंदर का इतना भी मुश्किल नहीं गर। किसी कतरे भर को मीठा होने का हुनर आ जाए। किसी कतरे भर को मीठा होने का हुनर भर आ जाए। यह कविता हमारी मनुष्य चेतना की ओर इशारा कर रही है। हमारी इस मनुष्य चेतना में क्या है, हम लोग बार बार इस पर अवलोकन कर रहे हैं। साथ साथ बार बार इसकी जो अंतःवस्तु है, अंतर वस्तु है, उसे मांझ रहे हैं कि यह अंतर वस्तु क्या है। इसमें दर्दों के अंधड़ हैं, इसमें सिवाय दुख के कुछ भी नहीं है। जब तक मन है, यह या तो दुख है या तो दुख की तैयारी है। इसके अतिरिक्त इसके अंदर कुछ नहीं है। कविता कहती है कि यहां पर तपती हुई रेत के अंधड़ हैं। हम सब लोग तपती हुई रेत के अंधड़ और टीले हैं। हमारा होना वह तपती हुई रेत के अंधड़ का ही होना है जो टीले जैसा है। यह मैं का एहसास पूरी मनुष्य चेतना में जो अंधड़ है, जो रेत का अंधड़ है, उसी का उत्पाद है टीले के रूप में। कविता कहती है किसी एक टीले को, किसी एक अंधड़ के ढंग को, किसी एक जगह जहां पर अंधड़ का ढंग टीले के रूप में है,
वहां दरख्त हो जीने का ख्याल आ जाए। वहां रेत के अलावा भी जीने का कोई ढंग होता है। उड़ती हुई, तपती हुई, झुलसाती हुई रेत के अलावा भी जीने का कोई ढंग होता है। दरख्त का भी ढंग होता है जिसमें फूल खिलते हैं, जिसमें पंछी आकर के विश्राम करते हैं, जहां निविड़ बनते हैं, जहां नीड़ बनता है, जहां पर फल लगते हैं, जहां पर छांव घटती है, जहां पर होकर के हवाएं जब गुजरती हैं तो शीतल हो जाती हैं। उस अंधड़ के ढंग में किसी एक टीले को दरख्त होकर के जीने का हुनर आ जाए, और यह संभव है। रेत की हमारी इस मनुष्य चेतना में मात्र एक ऐसी संभावना है जो दरख्त हो जाने की है, और वह है जागरण। नैसर्गिक जागरण, वह जागरण जो इस रेत के अंधड़ के द्वारा बनाए गए टीले से नहीं होता। टीले के द्वारा जो जागरण होता है, टीला सिर्फ टीले बना सकता है। हां, टीला अवसर दे, उसके प्राणों में जो बसा हुआ है जागरण, उसको अवसर दे तो वहां पर मरुवृक्ष का अंकुर फूट सकता है। उस मरुवृक्ष के अंकुर फूटने में, मरुपादप के अंकुर फूटने में हो सकता है कि फिर इस पूरी मनुष्य चेतना का जो अंधड़ है, यह धीरे धीरे मरुद्यान में, रेगिस्तान में फैले हुए वन के जैसा फैलना शुरू हो जाए। बस एक बार हुनर आने की बात है। एक बार हमारे रूप में उस नैसर्गिक जागरण को अवसर मिला तो इसके बाद फिर वह नैसर्गिक जागरण की कीमिया पूरी मनुष्य चेतना की तपती हुई रेत में मरुद्यान खड़ा करना शुरू कर देती है। तो हमारे रूप में एक असंभव क्रांति मनुष्य चेतना में जगह ले सकती है। कविता कहती है कि समंदर की लहरें दिन रात बातचीत करती हैं, दिन रात मीठे होने की बातें होती हैं, पर बातों से क्या होता है? बातों से कुछ नहीं होता। लाखों करोड़ों साल से समंदर में लहरें बातें कर रही हैं, पर समंदर खारा का खारा है। हम लाखों साल पे इस धरती पर दुख से मुक्त होने की बातें कर रहे हैं, पर दुख मुक्ति घटती सी नहीं दिखाई पड़ती है, इक्का दुक्का छोड़ करके। हां, दुख मुक्ति घट सकती है यदि पूरे समंदर में किसी एक बूंद को ही सही, वह जो खारेपन से मीठे हो जाने का हुनर है, वह जो पूरी मनुष्य चेतना में कहीं पर एक व्यक्ति जो बूंद की तरह है, सागर का ही हिस्सा है, बूंद की तरह है, उसके अंदर इस कीमिया का अवसर मिल जाए जिसे हम नैसर्गिक जागरण कहते हैं। तो एक बूंद यदि सागर में खारेपन से मीठे होने की कला सीख ली तो पूरी सागर की चेतना में उस कला का प्रवेश हो रहा है। अगर एक जगह निजी उपलब्धि, निजी निर्वाण, निजी मोक्ष, निजी मुक्ति की इस हजारों लाखों साल से चली आ रही तथाकथित आध्यात्मिकता का अवसान होता है, तथाकथित इस आध्यात्मिकता में निजी मुक्ति जैसी चीज का अंत होता है, पूरी मनुष्य चेतना के लिए किसी जागरण की ऐसी विधा को, ऐसी कीमिया को अवसर मिलता है, तो उसका पूरी मनुष्य चेतना पर व्यापक गहरा प्रभाव पड़ता है। हुए होंगे लोग मुक्त, उनको निजी उपलब्धि मिली होगी, उन्होंने अपने दुख को मिटा लिया होगा। पता नहीं वह कितनी बात सच है, कितनी झूठ है, हमको नहीं पता, लेकिन एक ऐसी विधा है, ऐसी कीमिया है जिससे पूरी मनुष्य चेतना में एक आमूल क्रांति का सूत्रपात हो सकता है। वह कीमिया है नैसर्गिक जागरण। हम जब अपने को समझते हैं कि हम पूरी मनुष्य चेतना है, हमारे अंदर जो भी कुछ चल रहा है यह पूरी मनुष्य चेतना की संपत्ति है, हमारे अंदर जो भी कुछ घट रहा है, जो भी ढर्रा, जो भी ढांचा, जो भी ढंग, जो भी लीकें, जो भी लकीरें हमारे भीतर पीटी जा रही हैं,
वह पूरी मनुष्य चेतना के द्वारा स्थापित, पोषित और प्रायोजित है। अगर ये ढंग, ये ढर्रे चलते रहते हैं तो मनुष्य चेतना इसी तरीके से दुख को और भी विराट करती हुई आगे बढ़ती चली जाएगी। हमारे अंदर यह जो मैं है, यह मनुष्य चेतना का ढंग है। यह मैं का एहसास मनुष्य चेतना का एहसास है। मनुष्य चेतना इसी मैं के एहसास से गति कर रही है। इसी मैं के एहसास के इर्द गिर्द सुख और दुख बुने जा रहे हैं। यह तथ्य समझ करके कि यह मैं का एहसास 8 अरब इसी समय विद्यमान लोगों के अंदर समान रूप से काम कर रहा है। वह एहसास एक ही है और हर जगह वो अपने को मैं अलग थलग हूं, मैं बाकी लोगों से अलग थलग हूं, इसी तरीके से काम कर रहा है। क्या यह बात बिल्कुल स्पष्ट नहीं है? क्या दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वह लंदन के बर्मिंघम पैलेस में बैठा हो, चाहे वह सुदूर दक्षिण अफ्रीका की किसी जनजाति में पैदा हुआ हो, चाहे वह चीन में, जापान में, भारत में पैदा हुआ हो, चाहे वह सुदूर तिब्बत में पैदा हुआ हो, उसके अंदर जो वह मैं का एहसास है, जो वह मैं का भाव है, वह मैं का भाव क्या हमारे ही जैसा नहीं है? ठीक वह मैं का एहसास हमारे ही जैसा नहीं है। और मैं का एहसास भी और मैं दूसरे से अलग हूं, यह एहसास भी सब जगह है। एक ही एहसास, मैं दूसरे से अलग हूं। यह मैं दूसरे से अलग होने की वृत्ति, यह मैं दूसरे से अलग होने का जो यह भाव है, यह समान रूप से व्यापक है। क्या यह समान रूप से व्यापक होना कि मैं दूसरे से अलग हूं, यह सिद्ध नहीं करता कि मनुष्य चेतना एक ही है? और क्या प्रमाण चाहिए? इतने सुस्पष्ट प्रमाणों के बाद भी यदि हम चूकें तो हमारी गहरी भूल है, हमारे जीवन की गहरी चूक है। यह मैं का एहसास यदि समझ में आता है कि पूरी मनुष्य चेतना का एहसास है, यह पूरी मनुष्य चेतना का बड़ा ही पुराना, बड़ा ही शोधा हुआ, बड़ा ही दुर्गंध और घावपूर्ण ढंग है, यदि यह बात खूब अच्छे से समझ में आती है, फिर नैसर्गिक जागरण वह बड़ी आसान बात हो गई। फिर तो बस प्रश्न उठाना है, नैसर्गिक अन्वेषण को अवसर देना है जिसमें नैसर्गिक जागरण पाया जाता है। वह बड़ी आसान और सरल बात हो गई। वह जब हम निजी अपनी चेतना की मुक्ति के लिए चलते हैं तो बात कठिन है, तो बात दुर्लभ है, तो बात असाध्य है। लेकिन हमने यह जब तथ्य देख लिया कि यह पूरी मनुष्य चेतना है, फिर बात असाध्य नहीं रही, फिर बात दुसाध्य नहीं रही, फिर बात तो अति सरल हो गई। फिर यह मनुष्य चेतना का ढंग है, इसमें नैसर्गिक जागरण क्या है जो मैं द्वारा स्थापित नहीं, जो इस मनुष्य चेतना के किसी भी ढंग, किसी भी रूप प्रारूप के द्वारा किया नहीं जा रहा है। तत्क्षण मनुष्य चेतना के पार वह जो समग्र चेतना है, जो अस्तित्वगत ढंग है जीवन का, उसको अवसर मिल गया। वहां अवसर का मिलना यह पूरे समुद्र में एक ऐसे मीठे पानी के ढंग का द्वार खोलना है जो कि पूरे समुद्र को, पूरे महासागर को अब मीठा कर जाएगा। यह बात सच है। हम लोग साथ साथ चलते हुए कल इस प्रश्न के साथ अन्वेषण को अवसर देने के लिए विदा हुए थे कि वह जागरण क्या है जो समय की धारा से मुक्त है, जो समय के चंगुल से मुक्त है। हम लोगों ने कभी ख्याल नहीं किया होगा, पर कुछ चीजें पौराणिक हैं, बड़ी मौजू हैं, बड़े ही गहरी अंतर्दृष्टि के द्वारा लिखी गई है। हमने सुना है कि जो मृत्यु का देवता है यमराज, मृत्यु काल, काल समय, मृत्यु और समय दोनों एक ही नाम दिए गए हैं। मृत्यु को भी नाम काल दिया गया है और समय को भी नाम काल दिया गया है। जो समय में जीता है वह मृत्यु में जीता है, वह जीता ही नहीं, उसमें जीवन का प्रस्फुटन ही नहीं हुआ है।
कितनी सुस्पष्ट बात है। और भी मजे की बात यह है कि वह जो काल का देवता है वह भैंसे से चलता है, उसकी सवारी भैंसा है, उसके हाथ पैर भैंसे पर अटके हुए हैं। भैंसा जो तमस का प्रतीक है, जो हमारे भीतर यह समय चल रहा है यह तमस का प्रतीक है। हमारे भीतर यह जो समय की धारा गति कर रही है यह अंधकार की ताकत इसमें बहुत है। भैंसे के अंदर देखते हैं आप, खूब ताकत होती है। समय कहते हैं ना कि बड़ा बलवान है, लेकिन मूढ़ होता है। वो एक मुहावरा है, अक्ल बड़ी की भैंस। भैंस को मूर्ख के संदर्भ में संबोधित किया है, और मूर्खता का पर्याय भैंसा काल की सवारी है, समय की सवारी है। समय एक मूर्खता का ही ढंग है, समय कोई सयाना ढंग नहीं है। समय के द्वारा बनी हुई बनाई गई जो भी चीज है, यानी यह बुद्धि, यह जीवन के आत्यंतिक संदर्भ में मूढ़ता है। आप कितने भी हम चतुर हो जाएं, कितनी भी व्यवस्था अपने जीवन में जुटा लें, समृद्धि जुटा लें, पद यश प्रतिष्ठा जुटा लें, संसाधन जुटा लें, आराम जुटा लें, सुख जुटा लें, सारी जो भी चीज हासिल की जा सकती है उसको इस बुद्धि का उपयोग करके जुटा लें, लेकिन पौराणिक आख्यान बड़े ही सुंदर ढंग से उस पर प्रकाश डालते हैं कि वह मूर्खता है। वह मूर्खता के द्वारा पैदा किया गया जीवन ढंग है। उन्होंने बुद्धि को मूर्खता का पर्याय कहा है। बुद्धि बड़ी कुशल है इन जीवन के संदर्भ में, पर इस बुद्धि के आधार पर, इस सोच विचार और इसकी बनाई गई संस्था मैं के आधार पर जीना, यह निरी मूढ़ता है और सिद्ध होती है। हम सबके जीवन में सिद्ध होती है मूढ़ता, और मूढ़ता पर सवार होने वाला वह समय या समय का जो हाथ पैर है मूढ़ता, अंत में वह मृत्यु की ओर लेके जाता है। वह कभी भी अमृत की ओर नहीं लेकर के जाता है। समय कभी भी अमृत की ओर गति नहीं करता है। समय हमेशा मृत्यु की ओर गति करता है। समय हमेशा मृत्यु का वाहन है। बुद्धि के द्वारा आप कुछ भी पैदा कर लीजिए, कुछ भी हासिल कर लीजिए, इस धरती पर न जाने कितने लोगों ने अपने सामर्थ्य के आधार पर, अपनी पटुता के आधार पर, अपने कौशल के आधार पर, चाहे वे सिकंदर रहे हों, अकबर रहे हों, चाहे वो जूलियस सीजर रहा हो, और चाहे दूसरे क्षेत्र में, चाहे वो शेक्सपियर रहा हो, चाहे वह बड़े से बड़ा वैज्ञानिक रहा हो, आइंस्टीन रहा हो, सबकी बुद्धि अंततोगत्वा मृत्यु में जाती है। सबकी बुद्धि के द्वारा बनाई गई, ली गई उपलब्धि अंत में उनके हाथ नहीं लगती है। मृत्यु उन सारी चीजों को पोष करके चली जाती है। काल का देवता उन सारी चीजों को पोष करके चला जाता है। हम सब लोग वहां पर जीवन के संदर्भ में कितनी भी युक्ति कर लें, बड़े से बड़े लोगों ने कितनी युक्ति कर ली, पर सिकंदर के हाथ खाली गए, आइंस्टीन के हाथ खाली गए, खलील जिब्रान के, रविन्द्रनाथ टैगोर के हाथ खाली गए, अकबर के हाथ खाली गए, औरंगजेब का, नादिर शाह, तैमूर, चंगेज, हिटलर का हाथ खाली गया। आप अपनी सामर्थ्य से कुछ भी हासिल कर लें, अंत में काल का देवता वहां पर सब समेट देता है। समय बड़ा बलवान है इस संदर्भ में। हां, वह जो समय का वाहन है, जो मूढ़ता का प्रतीक है, जो ताकत बहुत है उसके पास पर समझ कुछ भी नहीं है, जो उसका प्रतीक है भैंसा, जिसमें सब कुछ सोया हुआ है, कुछ भी जागा नहीं, बुद्ध के तल पर सब कुछ सोया हुआ है। हम जब नैसर्गिक जागरण की बात करते हैं, नैसर्गिक जागरण जब प्रवेश होता है, अवसर मिलता है नैसर्गिक जागरण को, पाया जाता है कि सब यहां पर जो भी जीवन चल रहा है वह सोया हुआ था अब तक। तो यह जो भैंसा है हमारी बुद्धि, जो भैंसे का प्रतीक है, काला, भयावह,
जिसके पास कोई विवेक नहीं है, कोई जागरण नहीं है, वह हमारे जीवन का आधार बना हुआ है। वह बना हुआ है, जीवन में चूक होगी, जीवन में फिर दुख होता है, चिंता होती है। अगर भैंसा मेरे जीवन को लेकर के आगे बढ़ रहा है तो चिंता होगी, और आत्यंतिक संदर्भ में निश्चित ही यह भैंसा हमारे जीवन को लेकर के चल रहा है। यह बुद्धि, इस बुद्धि के संस्कार, इस बुद्धि की महत्वाकांक्षाएं, इस बुद्धि की समझदारी सब भैंसे की समझदारी है। और भैंसा अपने स्वामी के पास लेकर के जाता है मृत्यु, काल, कुछ भी हाथ नहीं लगता। तो वह जो जागरण समय से मुक्त है, वही जागरण अमृत की तरह सेवन करने योग्य है। जो जागरण समय के गर्भ में चलता है वह जागरण नहीं है। सारी ध्यान विधियों से जो जागरण जगह लेता है, विपस्सना से जो जागरण जगह लेता है, सक्रिय ध्यान से, नाम जप से, कुंडलिनी जागरण से जो भी जागरण जगह लेता है, जो भी उपलब्धियां जगह लेती है, वह सब काल के गाल में समाने वाली है, वो सब काल की गति में है। सिर्फ नैसर्गिक जागरण, वह जागरण जो हम नहीं करते हैं, जिसके लिए हम अवसर बनते हैं, जिसका हम आवाहन करते हैं, और वह हमारे जीवन में हमको मिटाकर, हमको पोंछकर पाया जाता है, वही जागरण है, वही जागरण सयानापन है। जब हम असंभव प्रश्न उठाते हैं कि वह जागरण क्या है जो समय की धारा से मुक्त है, इस प्रश्न ने वह नैसर्गिक अन्वेषण स्थापित किया जिसमें अतीत के द्वारा जो भी समझ है, अतीत की बुद्धि के समझ के द्वारा जो जागरण है, बुद्धि एक जागरण प्रक्षेपित करती है। बुद्धि कैसे जागरण प्रक्षेपित करती है? आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, वह दुर्व्यवहार करता है, उसके दुर्व्यवहार की समझ हमारे अंदर संचित हो जाती है। दोबारा हम उस व्यक्ति से मिलते हैं तो बुद्धि प्रकाश डाल रही है, या दूसरे और किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो बुद्धि प्रकाश डाल रही है। वह कह रही है कि किसी अपरिचित व्यक्ति से सावधान रहिए। वह एक प्रकाश है, वह एक सावधानी है, और कुछ संदर्भों में वो तथाकथित रूप से ठीक भी हो सकती है, लेकिन बहुत मामलों में वह गलत होती है। एकमात्र जागरण ऐसा है जो कि कभी भी चूकता नहीं। आत्यंतिक संदर्भों में नैसर्गिक जागरण कभी भी विफल नहीं होता, कभी भी असफल नहीं होता, कभी भी उसको गलत नहीं ठहराया जा सकता। दिखता भी गलत है तो वह आत्यंतिक संदर्भों में वो शुभ हो जाता है। बुद्धि प्रकाश डालती है। अतीत की वह घटना है, वो जो हमारे अंदर याददाश्त है, यह सब अतीत के द्वारा संचित की गई है। तो अतीत जो है बुद्धि के रूप में प्रकाश डालता है। भविष्य की योजनाएं भी प्रकाश डालती हैं। यदि आपने किसी नीति का संकल्प लिया, आपने यह संकल्प लिया कि नहीं, अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अब मैं चोरी नहीं करूंगा, तो यह भविष्य के संदर्भ में लिया गया संकल्प है, और यह संकल्प भी प्रकाश डालता है। जब आप चोरी करने जाएंगे तो वह जो लिया गया संकल्प है वह प्रकाश डालेगा कि नहीं, चोरी नहीं करनी चाहिए। तो यह, और अभी जिसमें मैं का एहसास है, और मैं अब होशपूर्वक चलूंगा, होशपूर्वक उठूंगा, होशपूर्वक बैठूंगा, यह जो मैं अभी प्रकाश डाल रहा है, यह भी, यह बुद्धि का प्रकाश, यह समझ का प्रकाश, तथाकथित रूप से बौद्धिक समझ का प्रकाश, यह संकल्प का प्रकाश, और अभी और यही तथाकथित रूप से इस मैं का प्रकाश, यह सारे समय की संरचना के द्वारा जो प्रकाश पड़ रहे हैं, यह सारे के सारे प्रकाश झूठे, बहुत काम चलाऊ हैं, और जहां पर संबंध और जीवन बह रहा है उसके संदर्भ में बिल्कुल निरर्थक है, निष्प्रयोज्य हैं, उनका कोई प्रयोजन ही नहीं है। वहां वे जाकर के विकृति पैदा करते हैं। दूसरे संदर्भ में इसको देखते हैं। अस्तित्व एक विराट और अखंड संरचना है, जिसके अंदर उसकी अपनी एक प्रज्ञा काम करती है।
उस अखंड प्रज्ञा को जब कोई अलग से कोई उस वहां पर काम करना शुरू कर देता है तो वह अखंड प्रज्ञा बाधित होती है। जैसे मेरा शरीर यह पूरी एक संरचना है, इस संरचना में कोई एक अंग वह बाकी सारे अंगों और बाकी सारे अंगों का जो नियंत्रक है बुद्धि, उससे अलग होकर के काम करने लगे, उसकी अपनी अलग व्यवस्था हो जाए, तो यह पूरे शरीर में एक गंभीर रूप से अव्यवस्था निर्मित करती है। जैसे अब मेरा हाथ यह है, यह हाथ कहे कि नहीं, जब मैं नीचे ठोकर लगी है गिरने जा रहा हूं तो कहे कि नहीं मैं क्यों थामूं, मेरी अपनी व्यवस्था है, तो चोट लगेगी, सीधे सिर जाकर के पत्थर पे टकराएगा। आंख अगर कहे कि नहीं मुझे नहीं देखना है, अभी मुझे सोए रहना है, जबकि भोर हो चुकी है, शरीर भूखा है, शरीर में और नेचर काल है, पर आंख कहे कि नहीं मुझे नहीं उठना है, मुझे क्या पड़ी, जिसको पड़ी है वो जाकर के करे, तो यह पूरी संरचना में एक गंभीर दोष पैदा कर देगा। ठीक इसी तरीके से अस्तित्व एक कालातीत व्यवस्था है, उसमें अगर समय की कोई अलग व्यवस्था निर्मित होती है, आपके अंदर समय की अलग व्यवस्था है, मानसिक समय की, मेरे अंदर अलग है, इनके अंदर अलग है, किसी और के अंदर अलग है, हम सब लोगों के अंदर अगर अलग अलग मानसिक व्यवस्थाएं हैं, हम सबके अपने अलग अलग अतीत और भविष्य और वर्तमान के क्रम में व्यवस्थाएं चल रही हैं, तो वह पूरे अस्तित्व की जो व्यवस्था है, वह व्यवस्था जिसमें फूल खिले हुए हैं, जिसमें पहाड़ है, जिसमें बादल है, आसमान है, पूरा सौर मंडल, पूरा ब्रह्मांड जिसमें एक गहरी व्यवस्था से चल रहा है, उसमें दोष आ जाएगा। उसमें हम लोग वो अव्यवस्था पैदा करने वाले हो जाएंगे और स्वयं हम भी अव्यवस्था हो जाएंगे। हमारे रूप में हमने अव्यवस्था पैदा की और दूसरी तरफ हमारे जीवन में भी चूंकि व्यवस्था से हम टूट गए, इसलिए हमारे जीवन में भी अव्यवस्था पैदा हो गई। तो यह समय की जो संरचना है, समय के द्वारा कभी भी हमारे जीवन में समाधान नहीं आ सकता। समय की किसी भी समझ से, समय के किसी भी जागरण से हमारे जीवन में समाधान नहीं घटित हो सकता है। हाँ, जब हम यह प्रश्न उठाते हैं कि वह जागरण क्या है, वह अवलोकन क्या है, वह ध्यान क्या है जो समय की संरचना से मुक्त है। समय की संरचना खूब स्पष्ट है, जिसमें तीनों काल शामिल है, अतीत, भविष्य और वर्तमान। पूरी चेतना एक शॉक में जाती है, क्योंकि यह चेतना बुद्धि यह सिर्फ समय में काम करती है। और जैसे ही यह इसके समझ में आता है कि मैं तो सिर्फ समय हूं, मुझे नहीं पता है, वैसे ही गहरी ऊर्जाओं का आवाहन हो जाता है। वैसे ही गहरी ऊर्जाएं, गहरे जीवन ढंग अंकुरित होने शुरू हो जाते हैं। हम देख रहे हैं साथ में चलते हुए कि जैसे ही हम यह प्रश्न उठाते हैं कि क्या कोई जागरण ऐसा है जो समय के क्रम में नहीं है, वैसे ही यह पूरी संरचना जो हमारे अंदर सोच विचार की है स्थगित हो जाती है, थम जाती है, क्योंकि यह पूरी संरचना समय की है और प्रश्न कह रहा है कि वह जागरण क्या है जो समय से मुक्त है। इधर इसका थमना और उधर उन सारे ढंगों को जो न जाने कितने समय से भीतर प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो कालातीत ढंग है, जो फ्लावरिंग के हैं, जो रचनात्मकता सृजनात्मकता के ढंग है, जो करुणा का वह करुणा जो अशेष अस्तित्व से गुथी हुई है, उस करुणा को अवसर मिलना शुरू हो जाता है। उस प्रज्ञा, उस इंटेलिजेंस को अवसर मिलना शुरू हो जाता है, जो कि अभी और इसी समय नहीं, अभी और इसी समय के पार पूरे अस्तित्व के प्राणों में विद्यमान है, जिसका समय से कुछ भी लेना देना नहीं। जो समय के पार की प्रज्ञा है, उसको अवसर मिलना शुरू हो जाता है। यह हम साथ साथ चलते हुए सत्यापित कर सकते हैं कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। इधर विचार के रूप में समय की प्रक्रिया का स्थगन, उधर प्रज्ञा के रूप में जो अस्तित्व की कालातीत व्यवस्था है उसका उद्घाटन, उसका अस्तित्वगत होना,
उसका संचरण, उसका काम करना वहां पर तुरंत पाया जाता है। यह मेरी बात नहीं है, हम आप साथ साथ चलते हुए ऐसा कर रहे हैं। मेरी किसी भी बात को न स्वीकारिए। हम लोग साथ साथ परीक्षण कर रहे हैं। इस साथ साथ परीक्षण में यह आता है। तो वह जागरण जो समय से मुक्त है, वह जागरण इस पूरी मनुष्य चेतना में उस रेत के टीले की तरह है जिसने वृक्ष को, वृक्ष की संभावना को जो रेत के कण में ही छिपी थी या रेत के कण के पास ही छिपी थी, उसको अवसर दे देता है। यह असंभव प्रश्न उस नैसर्गिक जागरण के अंकुरन को अवसर दे रहा है। यह असंभव प्रश्न उस महासागर में जो कि दुख के खारेपन से भरा हुआ है, जिसके जो दुख में ही है, जो दुख से ही बना हुआ है, सागर नमक से ही बना हुआ है, उसमें यह ऐसी क्रांति है जो मीठे पानी की कीमिया में, मीठे पानी की कीमिया को लेकर के आई है। वह नैसर्गिक जागरण पूरी मनुष्य चेतना में ऐसी क्रांति लेकर के आ रहा है, आता है, आया हुआ पाया जा रहा है, जो कि दुख मुक्त जीवन को उघाड़ कर रखते। हम मनुष्यों के जीवन में ऐसी जीवन विधा का जन्म हो रहा है जो दुख से सर्वथा मुक्त है। हम साथ साथ चलते हुए इसका अन्वेषण कर रहे हैं। तो भोर की इस बैठक में और इन पिछले 4-5 दिनों में जो भी हम लोगों के सामने आया है, उसमें नैसर्गिक जागरण महत्वपूर्ण है। अब इस प्रश्न के साथ हम लोग रहते हैं, इस प्रश्न को और अपने हृदय में उतरने देते हैं कि वह जागरण क्या है जो समय की पूरी धारा, जो उपलब्धि कर्ता, इन सब से मुक्त है। से मुक्त नैसर्गिक जागरण है। थोड़ी देर के लिए इसी प्रश्न के साथ रहते हैं कि वह जागरण क्या है जो समय की धारा, उपलब्धि की धारा और उपभोक्ता की धारा से सर्वथा मुक्त है। फिर कुछ अगर प्रश्न होंगे तो उस पर हम लोग संवाद कर लेंगे।